أنا شهر الشهر ظالم الشهر قدر الشهر خاك باي كلها مدوستار كثيرة قيتم للتستريت بشوية अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज फिर एक इस्तांबुल का क्राइम सीन आपको दिखाने जा रहे हैं हम, और ये एक हॉरिबल एक और स्टोरी आपके सामने मैं लेके आया हूँ कि किस तरह घर में घुस के यरगमाल बनाया गया और माल जो है सरमाया मोबाइल फ़ोन लूट के ले गए क्रिमिनल अफराद। इस्तांबुल का ये वाक़या है। लेकिन उससे पहले इस स्टोरी को आप तक पहुंचाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, और ये डिस्क्लेमर देने की वजह मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि क्यों ये ज़रूरत पेश आई। मुझे पिछले कोई 2-3 माह से जो मैसेजेस या जो कमेंट आ रहे हैं वीडियोस पर, या जो कोई पर्सनल दोस्त कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उनमें एक जो परसेप्शन बिल्ड हो रही है वो ये बिल्ड हो रही है कि शायद इस्तांबुल बहुत ही क्राइम रेट का सिटी है और बहुत ज़्यादा क्राइम है यहाँ पर, और ये सेफ़ नहीं है लोगों के लिए, और यहाँ के लोगों या टूरिस्टिक पर्पज़ के लिए आने वाले लोगों के लिए, या इन्वेस्टमेंट या यहाँ पर सुकूनत इख्तियार करने वाले लोगों के लिए ये सेफ़ सिटी नहीं है। तो मैं इस बारे में थोड़ी सी आपको आगाही दे दूँ कि इस्तांबुल कंपैरेटिव अगर आप देखें तो ये मेरा जो मकसद है इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचाने का, वो सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर सब अच्छा का सोच कर टूरिस्टिक वीज़े पर आए हुए जो सियाह हैं, या जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर हैं, या यहाँ पर जो सुकूनत इख्तियार करना चाहते हैं, वो अफराद किसी ट्रैप में ना आ जाएँ और वो थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि वो किसी स्कैम में या किसी मसले में ना उलझ जाएं, और उनका जो प्लान है वो सारा चौपट ना हो जाए और वो यहाँ पर मायूसी से वापस यहाँ से ना जाएं। वजह ये है। अब मैं इस परसेप्शन के लोगों से कुछ अदाद शुमार डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर आप पेरिस और इस्तांबुल का कंपैरिजन करें क्राइम में, फ्रांस और तुर्की के दो बड़े शहर पेरिस और इस्तांबुल को अगर आप इनका तकाबली जायज़ा लें तो जो पेरिस है उसमें क्राइम रेट ज़्यादा है इस्तांबुल की निस्बत। और इस्तांबुल के क्राइम रेट पर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको कुछ ऐसे हक़ाइक़ बता दूँ कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका क्राइम रेट बहुत ज़्यादा, लेकिन वो दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक पर्पज़ के लिए अट्रैक्शन का सबब हैं लोगों के लिए, और वहाँ लोग ना सिर्फ सैर करने जाना चाहते हैं बल्कि वहाँ पर वो अगर वहाँ का उन्हें रेजिडेंस मिल जाती है या वहाँ की अगर उन्हें सुकूनत इख्तियार करने का मौका मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो अगर रेप केस की बात करें, टॉप ऑफ द कंट्रीज़ इन वर्ल्ड अमेरिका है। लाइक 80,000 से ज़ायद रेप केसेस सालाना अमेरिका में होते हैं, और अमेरिका में क्योंकि उनका जो मीडिया है वो कंट्रोल्ड है, वो मोस्टली 90% केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, पुलिस की हद तक वो आते हैं और वहीं पर ही उनका सदेबाब कर लिया जाता है, लेकिन वो मीडिया की ज़ीनत नहीं बनते। अब उसके बाद अगर दो कंट्रीज़ को आप देखें, अमेरिका के बाद हाईएस्ट रेप केसेस जो हैं वो इंडिया में और बरतानिया में यानी यूनाइटेड किंगडम में होते हैं, और इनकी तादाद, इनमें जो रिपोर्ट होता है, इंडिया में तो खैर लाख से ज़ायद सालाना रेप केसेस हैं, लेकिन रिपोर्ट जो होते हैं वो 30,000 के करीब होते हैं, क्योंकि इंडिया में एक ऐसा निज़ाम राइज है कि उसमें जो गरीब हैं, जो बहुत ज़्यादा पिसी हुई कौमें हैं, वो तो बेचारे अपने लिए आवाज़ भी नहीं उठाना चाहते, और इसलिए वहाँ पर 80% केसेस जो हैं वो रिपोर्ट नहीं होते, हत्ता कि वो थाने कचहरी तक भी नहीं पहुँचते। और उसके बाद आप यूनाइटेड किंगडम की बात करें, बरतानिया की बात करें, तो 25,000 सालाना केसेस हैं बरतानिया में, रेप केसेस की बात कर रहा हूँ। अब इसी तरह इस्तांबुल की अगर मैं बात करूँ तो गुज़श्ता साल का के अदाद शुमार अगर मैं आपको बताऊँ तो इस्तांबुल तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी का शहर है, और तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद
سیاحت کے لیے یا انویسٹمنٹ کے لیے، کاروبار کے لیے یا سکونت کے لیے یا اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ اور 3 کروڑ کی اس آبادی میں گزشتہ سال جو مرڈر کیسز ہیں وہ 294 ریکارڈ کیے گئے، اور سارے کے سارے کیسز جو ہیں مرڈر کیسز میں جو بلائنڈ تھے ان میں بھی جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو سزا ہوئی اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا گیا۔ اب اگر اس کی بات کریں، اور اگر جیسے میں نے اعداد و شمار دیا ریپ کیسز کا امریکہ، برطانیہ اور انڈیا کا، تو جو ترکی میں سالانہ جو ریپ کیسز ہیں وہ 1200 سے 1300 ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ امریکہ میں 84,000 کیسز اور یہاں پر 1200 سے 1300 کیسز ہیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ استنبول جو ہے وہ بہت زیادہ کریمنل افراد کا شہر نہیں ہے، بلکہ یہ سیف سٹی ہے۔ یہاں پر کاروبار کرنے والے افراد بھی اور سکونت اختیار کرنے والے افراد بھی قدرے کمپیریٹیو تقابلی جائزے کے لحاظ سے سیو ہیں، ایون واشنگٹن سے اور نیو یارک سے اور برطانیہ سے اور انڈیا سے۔ اب اگر میں بات کروں جو اصل ٹاپک ہے آج کی ویڈیو کا، وہ آپ دیکھیں کہ یہ جو آج میں کرائم سین آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ 6 افراد ایک گھر میں گھسے ہیں، اور اس گھر میں جتنے بھی افراد تھے ان کو یرغمال بنایا گیا۔ ان کو یرغمال بنا کے نہ صرف ان سے جتنا بھی ان کے پاس پیسہ تھا، روپیہ پیسہ تھا، وہ ان سے لے لیا گیا، بلکہ ان کے موبائل فون بھی چھین لیے گئے، اور ان کے جو قیمتی اشیاء تھی وہ ساری چھین کے ان کو یرغمال بنائے رکھا۔ اور اس کے بعد جو افراد کریمنل افراد جو گھر میں گھسے تھے وہ افراد رفو چکر ہو گئے، اور ابھی تک ان کا کوئی نام نشان نہیں ہے۔ یہ چند دن پہلے کا واقعہ ہے، اور میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی ہاریبل جو بات ہے، سب سے بڑی ہاریبل بات یہ ہے کہ جو کریمنل افراد اس میں آئے تھے گھر میں جو گھسے، تو وہ افراد وہاں پر ٹک ٹاک بناتے رہے، مطلب یعنی انہوں نے اپنے اس کرائم سین کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا، ٹک ٹاک بنا کے میوزک لگا کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو یہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح ٹک ٹاک بنائی گئی اور کس طرح میوزک چلا کے انہوں نے میوزک بیک گراؤنڈ لگا کے انہوں نے اس کو سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر کی۔ شہر شار، رال شار، پدر شار، خاک پای کلم دوستا، شویم کلم بادینا، شویم کلم زورگویا، arka زورگوی بود، داغاز دا. یه تسنگرتت بسازم بیبی بالی رازم کتی را کوئی تمرید دستریتا بشایم۔ تو یہ اب 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس واردات کا آپ کو بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ افراد جو ہیں جنہوں نے یرغمال بنایا وہ ان کو مانیٹر کر رہے تھے۔ ان میں کوئی سہولت کار تھا جس نے بتایا کہ یہاں پر 10-11 افراد جو ہیں اس گھر میں مقیم ہیں، اور ان کے پاس اتنے موبائل فون ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ مل جائے گا، اتنی قیمتی اشیاء ہیں، لہٰذا ان کو باقاعدہ ان کی ریکی کر کے ان کو ٹارگٹ کر کے ان سے یہ واردات کی گئی۔ اور ظاہری بات ہے ان کے گھر میں گھسے بیل دے کے کوئی نہ کوئی واقف کار ضرور ہے اس میں جو گھر میں گھسا ہے ان کے ساتھ، اور انہیں یرغمال بنایا گیا۔ اب سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو اس ویڈیو کی میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اب تک کی جتنی بھی اغوا برائے تاوان یا اس طرح کی یرغمال بنانے والی یا جو کوئی بھی کرائم یہاں پر ہوتا ہے، تو اس کرائم میں سب سے زیادہ جو انویسٹیگیشن میں ایک چیز سامنے آ رہی ہے جس پر تمام ادارے، پولیس اور ہماری کونسلیٹ جنرل جو وہ پاکستان کی اور یہاں کے جو صحافی ہیں جو سب سے زیادہ متفق ہیں، وہ ایک بات پر متفق ہیں کہ یہ جو وارداتیے ہیں یہ موسٹلی یعنی 80% افغانی ہیں، اور افغانی وارداتیے ان کے سہولت کار جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، یعنی ان کو معلومات فراہم کرنے والے، یعنی اگر 6 کریمنل افراد ہیں تو اس میں ایک ادھا پاکستانی ہے جو سہولت کار ہے، جو انہیں معلومات دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ یہاں سے آپ کو کچھ مل سکتا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ ہے، پیچھے سے یہ اسٹرانگ ہیں، آپ کو وہاں پیسے دیں گے، آپ کو یہ لاکھوں روپے ملینز دے سکتے ہیں۔ تو سہولت کار کا کردار پاکستانی کا۔ اب افغانی وارداتیے
सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि अफ़गानी वारदातिया जब भी गिरफ़्तार हुआ तो उसके पास से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड या उसकी पाकिस्तानी शनाख्त निकली। अब हमारी बदकिस्मती ये कि पिछले 40 साल से हम 40 लाख अफराद को हमने पनाह दे रखी है। वो रेफ्यूजीज़ जो अफ़गानिस्तान वॉर के बाद पाकिस्तान में माइग्रेट हुए थे और उनको हमने पनाह दे रखी है। उनमें से 10 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं। यानी हमारी बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो टके टोकरी है, 5-5, 10-10 हज़ार पे हमारे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट लोगों को मिलते रहे। और अगर 20 साल पहले किसी ने 10 लाख अफराद ने अफ़गानियों ने पासपोर्ट या CNIC हासिल किया था तो अंदाज़ा लगा लें कि अब उनकी तीसरी नस्ल भी जवान होने को होगी तो वो 10 लाख नहीं रहे, वो 30 लाख के करीब हो गए होंगे यकीनन, अगर हम मिनिमम एक तखमीना भी लगाएं तो यहाँ पर वारदाती अफ़गानी करते हैं। और क्योंकि वो पाकिस्तान से अगर वो पाकिस्तान में अगर वो रेफ्यूजी के तौर पर रहें तो उन्हें उर्दू बोलना आती है, वो ट्रैप करना उनके लिए बड़ा आसान है। टूरिस्ट जो उर्दू स्पीकिंग अफराद यहाँ पर आते हैं ये इन्वेस्टमेंट के लिए या बिज़नेस के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, तो उससे भी ख़तरनाक बात यह है कि जब वो गिरफ़्तार होते हैं तो वो अपनी शनाख्त पाकिस्तानी बताते हैं। उसका सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट और सबसे ज़्यादा नुकसान ये हो रहा है कि वारदाती अफ़गानी हैं लेकिन बदनाम पाकिस्तानी हो रहे हैं। यानी क्रिमिनल अफराद जो हैं उनकी कमीन गाहें वो अफ़गानी अफराद पर मुश्तमिल हैं, लेकिन सहूलतकारी की वजह से या उनके पाकिस्तानी शनाख्त होने की वजह से जब वो गिरफ़्तार होते हैं तो बदकिस्मती से वो पाकिस्तानी डिक्लेयर करते हैं। उसकी 2 वजूहात हैं। एक ये कि उनके पास कोई ना कोई पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड या कोई ऐसी सिम या वहाँ से कोई कॉन्टैक्ट मौजूद होता है जिसकी बुनियाद पर वो ख़ुद को पाकिस्तानी साबित भी कर देते हैं। नंबर 2, उन्हें पता है कि जब वो पाकिस्तानी कहेंगे तो वो यहाँ पर पाकिस्तान की अवाम के साथ हुकूमती लेवल पर भी, अवामी लेवल पर भी और पुलिस में भी एक हमदर्दी पाई जाती है कि ये हमारे बरादर मुल्क से हैं, इसलिए उन पर तशद्दुद भी कम होता है और उनको वैसे ही उस वारदात में कन्विक्ट कर दिया जाता है। ये दूसरी बड़ी रीज़न है। तो मैं आपको ये ख़बरदार करना चाहता हूँ आज की इस वीडियो के तवज्जुह से कि इनकी अफ़गानियों की दीदा दलेरी देखें कि ये वारदात के टाइम टिकटॉक बना रहे हैं और म्यूज़िक लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि हम बहुत बड़े डॉन हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर भी डाल सकते हैं। तो आप इन अफराद को देखें जो तुर्की में मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी मौजूद हैं, इन अफराद को देखें, ये अफ़गानी हैं और इस तरह के अफ़गानी अफराद की निशानदेही करें और उन पर नज़र रखें जो पाकिस्तान का चेहरा मसक कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानियों से ख़ास तौर पर ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये देख लें कि अफ़गानी अफराद से गठजोड़ या उनके सहूलतकार बनने के बाद आपके हाथ कुछ नहीं आता सवाई बदनामी के, और मुल्क की बदनामी भी होती है। इसलिए अफ़गानी इस तरह के क्रिमिनल अफराद से दूर रहें और पाकिस्तान का चेहरा मसक होने से बचाएं और उसके तशख़्ख़ुस को बहाल रखें। खुदारा ये हम सब ने इधर रहना है और पाकिस्तानी का इमेज यहाँ पर बर्बाद होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें पहुँचेगा जो यहाँ पर मुकीम है या यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या यहाँ पर नौकरी पेशा है या यहाँ पर सियाहत के लिए आते हैं। बहुत शुक्रिया।